नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्ही समर्पित हे माते, मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारी कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं, जो साहित्य की दुनिया में एक मील पत्थर है। 60 वर्षों से लगातार अनवरत संघर्षशील लेखन के क्षेत्र में रहे हैं आप। भारतीय मूल के आप कवि, लेखक, नाटककार हैं। ब्रिटेन में आप बसे हैं। 21 अक्टूबर 1952 में पंजाब के जगराऊं जिले में आप पैदा हुए और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी हर्षित हूँ मैं कि पंजाब के ही जगराऊं जिले से मेरी मौसी जी हैं और मेरे नानके यानी मेरी नानी, नाना, मामा, मौसी सभी लोग पंजाब के ही रहने वाले हैं। और जब मैंने जगराऊं पढ़ा तो एक अलग सी आत्मीयता मेरे अंदर और छलकी। चलिए, दिल्ली में आप बड़े-बड़े हैं, आप आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी किसी परिचय के बेशक मोहताज नहीं हैं। आज देवशील के इस खूबसूरत से पेज पर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत कुछ आपसे हमें सीखने को मिलेगा, आपके एक्सपीरियंस को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएँगे। आप बहुत आप से वो आपके व्हाट्सएप में चेक करिए। बहुत से कहानी संग्रह आपने लिखे हैं, काला सागर, डिप्रीटाइड, देह की कीमत, ये क्या हो गया, बेघर, सब्र का मुनाफा, तरकीब, पासपोर्ट का रंग, एक बार फिर होली इत्यादि। बीबीसी लंदन से भी आप अपने प्रोग्राम देते रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो व दूरदर्शन से भी आपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है, कई नाटक में आपने भाग लिया है, समाचार वाचन वाचन भी आपने किए हैं और आपको देखकर और आपके बारे में पढ़कर मेरे ज़हन में बस यही एक शेर आ रहा था कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से हो ना सका वो काम मुझको करना है, किसी से हो ना सका वो काम मुझको करना है। और ऐसा ही आप काम कर रहे हैं। बिल्किंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड में हिंदी की कीर्ति पताका फहरा रहे श्री तेजेंद्र जी का अभिवादन और अभिनंदन। बेशक आप सबकी तरफ से हमारे साथ नरेश शांडिल्य जी भी जुड़े हैं। आप भी एक उम्दा साहित्यकार हैं, हम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देवशील मेमोरियल पेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे नाम अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन संख्या में 13 से 14 लोग मुझे ऊपर अभी नज़र आ रहे हैं। जैसे-जैसे मुझे नज़र आएँगे, मैं आपका स्वागत करूँगी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले स्वागत है हमारे तेजेंद्र शर्मा जी का। अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आपके बारे में पढ़कर यूँ लग रहा था कि सम्मान खुद सम्मानित होते हैं आपके साथ। हरियाणा साहित्य अकादमी से भी आप सम्मानित हैं, महाराष्ट्र राज्य सम्मान से आप सम्मानित हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको सम्मान दिया है और अभी हाल ही में यानी आज और कल में आपको एक सम्मान मिला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये ताज़ा-ताज़ा आपका सम्मान है, ये सम्मान आपको किस लिए मिला और क्या इसके पीछे की कहानी है, हम आपसे जानना चाहते हैं सर। नमस्कार और स्वागत के साथ। भीमराव अंबेडकर कोई सम्मान नहीं है। वो किसी विद्यार्थी ने मेरे साहित्य पर वहाँ से पीएचडी की है। वो और भी अच्छी बात है। ये समाचार उन्होंने भेजा था और उन्होंने अपनी पीएचडी की जो थीसिस है उसका कवर पेज फॉरवर्ड जी, किया था। तो अब ये किसी भी लेखक के लिए, हिंदी जगत के लिए सम्मान है कि एक और शोध किसी लेखक पे पूरा हो गया। बाकी तो सम्मान एक समय के बाद अपना अर्थ खो देते हैं। जब एक ज़माना होता है, हर इंसान हर सम्मान पाना चाहता है और फिर एक स्थिति आती है जब इंसान चाहता है कि अब वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सम्मानित करे। तो मुझे लगता है कि शायद उस स्थिति तक पहुँच रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता और मुझे लगता है कि
अब मुझे सम्मान की अपेक्षा न करके ये देखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सम्मानित हों और हम जिस तरह उन्हें गाइड कर सकते हैं वैसे करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि एक समय में आने के बाद एक सिचुएशन सी जैसे आ जाती है, वो सम्मान हमें लगता है कि अब ये सम्मान ये भी हर कोई नहीं सोचता आपकी तरह कि अपनी जगह हम आने वाली पीढ़ियों को दें या उनके अंदर ये जज्बा पैदा करें। तो हम चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका पहला सम्मान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान जो आपको लगा, जिसमें आपको बहुत आकर्षित हुए, वो कौन-सा सम्मान था? जी, देखिए, बिल्कुल। जब आप युवा होते हैं और जो आपको पहला ही सम्मान मिलता है, वही लगता है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे पहले सम्मान लेने की आदत ही नहीं होती। तो जी, जब जी, आपको जी। पहला सम्मान मिलता है, तो आप सोचते हैं कि शायद इस काबिल हो गए कि हुँ। सम्मान मिल रहा है। हाँ, जो अ, महत्वपूर्ण सम्मान है, वो पहला महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का सम्मान था, क्योंकि वो एक राज्य की साहित्य अकादमी है और मेरा कहानी संग्रह ढिबरी टाइट के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उस संग्रह में मैंने एक जो समर्पण लिखा था, वो था इंदु के लिए, जो मेरी पत्नी होते हुए भी मेरी मित्र है। क्या बात है! ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि भाई पत्नी तो मित्र से बढ़ के होती है, तो ये तुमने क्या लिखा है? तो मैंने कहा बात ये है कि पति-पत्नी में मित्रता कहीं खो जाती है। एक-दूसरे की आदत पड़ जाती है, एक-दूसरे के साथ रहते हैं, एक-दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जो मित्रता वाली भावना है, वो ढूँढे से नहीं मिलती। तो अगर कोई पति-पत्नी आपस में मित्र भी हैं, हुँ, तो ये एक अद्भुत उपलब्धि है उस रिश्ते की। बेशक, बेशक। और उस सम्मान की विशेषता ये थी कि वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों मुंबई में मिला था और उसके बाद लगने लगा था कि अब हम कहीं थोड़े से स्थापित हो रहे हैं। तो वो पहला सम्मान जिसने मुझे थोड़ा एहसास कराया कि हम कहीं पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने और ये जो पत्नी का दोस्त हो जाना है, मित्र हो जाना है, तो आपका जितना भी लेखन था उससे आपकी पत्नी कितना प्रभावित रहती थी या आप उनसे कुछ उन्हें सुनाते थे लिखने के बाद या उनसे डिस्कस करते थे? और वो आपकी कमियाँ भी बताने में सक्षम थी और आप उन्हें सुनते थे क्या मन से? क्योंकि अपनी कमी सुनने की हमें आदत नहीं है है वैसे। कि मेरी पहली 25 कहानियाँ मेरी पत्नी ने उसकी व्याकरण शुद्ध की थी। मुझे क्या बात है! हिंदी नहीं आती थी। मैं बचपन में पंजाबी पढ़ा था, फिर अंग्रेज़ी पढ़ा। तो हिंदी एक विषय के तौर पे पढ़ी नहीं थी और मेरी पत्नी एमए हिंदी थी आईपी कॉलेज दिल्ली से और वो बॉम्बे में उसने पीएचडी शुरू की थी। तो उसके जो नॉवल थे, जी, वो पढ़ के मेरा हिंदी में मेरी रुचि जागी थी। तो अच्छा, वो मेरी एक तरह से टीचर थी, हिंदी कहानी लिखने में। तो अगर वो नहीं होती तो मैं हिंदी का लेखक नहीं होता। तो मेरी 25 और जो मेरी पहली कहानी जिसमें उसने कहा कि इसमें किसी तरह की करेक्शन की ज़रूरत नहीं, वो कहानी थी देह की कीमत और तब तक उसे कैंसर काफ़ी फैल चुका था। तो अच्छा। उसने कहा कि अब मुझे खुशी है कि अब आप ढंग से हिंदी लिख लेते हैं, अब मुझे किसी तरह की करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आई ओwe एवरीथिंग टू हर एज़ फार एज़ becoming a writer of Hindi literature is concerned.
बड़ी बात है और आपकी सच बयानी को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ लोग उस्ताद बनाते हैं, गुरु बनाते हैं और अक्सर आजकल का माहौल तो कुछ ऐसा हो गया है सर कि अगर किसी से पूछें कि आपके उस्ताद कौन है या आपने किसी से सीखा है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमने गूगल से सीखा है। तो हमारा कोई उस्ताद नहीं है या हमारा कोई बड़ा नहीं है। तो ये आजकल के बच्चों का ये जो एक माइंडसेट हो गया है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जीवन स्थिर नहीं है। जो आज से 100 साल पहले की सोच थी, जो प्रेमचंद का ज़माना था, उससे हम बहुत आगे आ गए। अब कहानी विधा को ही देखें, जी, जी। तो पहले कहानी गाँव में होती थी। किसान होता था, साहूकार होता था, बनिया होता था, एक ख़ास माहौल होता था। फिर कहानी वहाँ से निकल के नगर में आई, कस्बे में आई, नगर में आई, नगर से महानगर में आई, महानगर से घर में आ गई और घर से बेडरूम में आ गई। तो बिल्कुल। कहानी ने इतनी यात्रा की है, तो जब साहित्य की विधा में इतना बदलाव है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो जीवन है उसमें भी बदलाव है। अब मुझे याद है जब पहला टेलीफ़ोन अप्लाई किया था तो शायद 11 साल के बाद या 15 साल के बाद हमें लाइन मिली थी। एक उन दिनों सिस्टम होता था ओवाईटी, ओन योर टेलीफ़ोन। अगर आप ओवाईटी लेते थे तो 25,000 रुपए जमा कराने पड़ते थे उस समय। तो वो जल्दी मिल जाता था, तत्काल। तो बजाज स्कूटर मुझे 15 साल वेट करने के बाद मिला था। भारत में ये स्थिति थी। तो जब उस ज़माने के लेखक होंगे, उनकी गति, उनकी सोच भी उसी ज़माने के हिसाब की थी। सिर्फ़ ये सोचिए कि 30 साल पहले तक हमारे अ अ, पास कोई हॉटमेल जैसी चीज़ नहीं थी, इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं थी। तो जितना ज़माना पिछले 30 साल में बदला है, उतना 1000 साल में नहीं बदला था। जी, बिल्कुल जी, सही है। 30 साल में सब कुछ बदल गया। मतलब आज आप सोच नहीं सकते कि गूगल के बिना आपका कोई जीवन है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने इस कदर हमें पंगु बना दिया है कि एक चीज़ होती थी स्कूल में हमारे टाइम में जिसको पहाड़े कहते थे, जो टेबल्स अंग्रेज़ी में कही जाती हैं। तो 2 से लेके 20 तक वो पहाड़े सुनाने पड़ते थे खड़े होके और जी, हमें बेशक, कभी बेशक। वो भूल नहीं सकते और पहाड़े हमेशा मदर टंग में याद किए जाते थे। जैसे हुँ, मुझे आज पंजाबी में पहाड़े याद हैं। मैं पहाड़े अंग्रेज़ी में नहीं कर सकता। 7 सेवन्स आर जब तक मैं बोलूँगा, इतने में मैं 7 का पूरा पहाड़ा पंजाबी में सुना दूँगा। भाड़ा बढ़ी है। बिल्कुल सही। आदत पड़ी हुई थी और इसके साथ हमारे अध्यापक की जो संटी थी, जो डंडा था, उसने हुँ, पहाड़े इस तरह से हमको कंठस्थ करा दिए थे। तो आज का बच्चा उस तरह से मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। राइट। वो इतना डिपेंडेंट हो गया है कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे और उनका जवाब है, क्या ज़रूरत है? जब हुँ, एक चीज़ गूगल कर सकता है, आपको अपना दिमाग उसमें खराब करने की क्या ज़रूरत है? अपने दिमाग को कहीं और लगाइए। ये उनकी सोच है। मैं इसको गलत नहीं कहता, मैं किसी सोच को ठीक नहीं कहता, किसी सोच को गलत नहीं कहता। मैं ये मानता हूँ कि सोच समय के साथ-साथ बदलती है। हुँ, आप आज अगर 1500 साल पुरानी सोच रखेंगे, तो आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और अपने आस-पास के लोगों के साथ भी अन्याय करेंगे।
अगर आज मैं कहूँ मैं तो रामायण के युग में जीऊँगा, मैं तो महाभारत में जीऊँगा, मैं नहीं जी सकता। आज की औरत 5 पति नहीं कर सकती। आज का बिल्कुल। पुरुष 4 रानियाँ नहीं रख सकता। ज़माना बदल गया है, वक़्त बदल गया है, तो हमें उसी के हिसाब से जीना है। तो अगर हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें गूगल के बिना हम नहीं चल सकते, तो उनको ये कहने का हक है, क्योंकि वो पैदा होते ही स्मार्टफ़ोन के साथ हुए हैं। हमने वो मोबाइल फ़ोन देखा है जो ईंट की तरह भारी होता था। हुँ। फिर हमने वो मोबाइल फ़ोन भी देखा है जो उँगलियों जितना बड़ा होता था। जी, सब जैसे वो पेंट होती थी ना, कभी फ्लेयर हो जाती थी, कभी बिल्कुल सिगरेट जैसी डब्बी जैसी हो जाती थी पतली सी। तो ऐसे ही बदलाव आया है। अब इंसान का मोबाइल फ़ोन खो जाए, जी, तो लगता है कि उसका सब कुछ खो गया, पागल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सब कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है। तो ये सारे जो बदलाव हैं, ये आने ही थे वक़्त के साथ, क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया में साइंस तरक्की करती है, तो इंसान का जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि युवा पीढ़ी हर और एक चीज़ और बताएँ आपको, जी, हर पुरानी पीढ़ी आप पिछले 500 साल में देख लीजिए, जी। उनको लगता है कि आने वाली युवा पीढ़ी बहुत बेकार है, पता नहीं क्या सोचती है। हुँ, हाँ, जनरेशन गैप कह लो या जो भी। हमारे दादा के दादा भी यही सोचते थे, उनके बेटे, दादा सब यही सोचते थे, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी थी और आगे वाली पीढ़ी बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पीढ़ी अपने हिसाब से जीती है, हर पीढ़ी अपना रास्ता खोजती है। हमें एक लेखक के तौर पे बूढ़ा नहीं होना, हमें इन नए बच्चों के साथ खड़े होना है, इन बच्चों की सोच को समझना है। इस पीढ़ी को समझेंगे, तब वैसा लिखेंगे जो ये पीढ़ी एप्रिशिएट करे, और ज़िंदा बिल्कुल, वही रहेगा जिसको उसकी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ना चाहेंगी। इसलिए लेखक को जड़ नहीं होना, लेखक को आगे चलना है। और अगर जो लोग कहते हैं साहब मैं तो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता, अपना हुँ, नुकसान करते हैं, किसी और का थोड़ी करते हैं। भाई राइट। देखिए, पहली मुझे याद है इंदु ने जब पहली कहानी लिखी थी तो उसको 84 या 74 चिट्ठियाँ आई थी, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर्स। अब नहीं आते, अब एसएमएस आते हैं। टाइम बदल गया है, तो जैसा हुँ, टाइम है वैसा हमको बनना है। अगर हम नहीं बनेंगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे खड़े रह हाँ, जाएंगे। हम खड़े रह गए। बहुत बहुत अच्छी जवाब दी आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार मैं सब लोगों का नाम ले लूँ क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक़्त आपको सुनने के लिए, और उनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। बिल्केंद्र अरोड़ा जी लगातार जुड़े हैं। ये भी एक वैराग्य है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो सत्ता है वो आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। अंजलि सिफर जी सादर नमस्कार कर रही हैं। महेश राव जी अच्छे सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं लगातार। मधु मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रश्मि अग्रणी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको भी नमस्कार दमयंती जी, बहुत-बहुत नमस्कार। पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बबीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं, सूर्यकांत शर्मा जी आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। राजपाल यादव जी आपको बहुत-बहुत नमस्कार करते हैं। जी सर, आप सभी को हम नमस्कार करते हुए लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी कह रहे हैं कि 100% सत्य वचन। राजेश प्रभाकर जी शानदार साक्षात्कार, बहुत अच्छे इंसान से आज हमें मिलवा रहे हैं आप। तो आप सबका भी शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं, आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को सुनने के लिए। सर एक सवाल मेरे ज़हन में आता है अक्सर कि जब भारत से कोई विदेश में जाता है, कोई भी हिंदी साहित्य के लिए काम करता है, तो उसको वहाँ जाकर अपने क्षेत्र में कितना संघर्ष करना पड़ता है? या आपको कितना लंबे समय तक ये संघर्ष करना पड़ा? तो ऐसा है, सुनिए कि
अलग अलग समय में अलग अलग पीढ़ियों के लोग भारत छोड़ के अलग अलग देशों में प्रवासी बने। अब जो लोग मॉरिशस वगैरह गए थे या सुरीनाम गए थे या फिजी गए थे, वो लोग जबरदस्ती ले जाए गए थे। उन्हें जहाज भर के तो वहां छोड़ दिया गया था और उनसे वहां लेबर कराई जाती थी। 40-45 डिग्री में गन्ने के खेतों में मॉरिशस में वो लोग काम करते थे। तो उनके जीवन का संघर्ष अलग था। वो जाहिर है कि कोई रिसोर्सेज उनके पास थे नहीं, कोई डिग्री उनके पास थी नहीं। जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जो यूरोप है, अमेरिका है, यूरोप में खासतौर पे इंग्लैंड में जो 60s में जो लोग आए, वो ज्यादा हाथ का काम करने वाले लोग थे। जी। वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो वो लोग यहाँ आके फैक्ट्रियों में काम करते थे, एयरपोर्ट साफ करते थे, रेलवे स्टेशन साफ करते थे। वो जो मीनियल वर्क जो अंग्रेज नहीं करना चाहता था, वो हमारे लोगों से करवाया जाता था। तो उनका संघर्ष जाहिर है। अब सोचिए, आप बस में बैठे हैं, अंग्रेज खड़ा हुआ है, आपके साथ नहीं बैठेगा। तो वो उन दिनों चुपता था कि भाई, जी। हम क्या इंसान नहीं हैं अगर हम बस में बैठे हैं। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मैं क्योंकि हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं, जैसे हम बस में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं, तो हम सीट ढूंढने की हड़बड़ी में होते हैं। बेशक। चाहे किसी भी शहर से हम हो, अंग्रेज नहीं होता। वो अच्छा। अंदर घुसेगा, 8-10 सीटें खाली पड़ी हैं, वो कुछ देर के लिए खड़ा रहेगा, अच्छा। फिर वो देखेगा उसे बैठना है या नहीं बैठना है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं है कि सामने फटाफट जाके, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सीट मलक लो, हाँ, हाँ, हाँ। पकड़ लो सीट को ये जाके। नकलो मलाक। और ऐसा अंग्रेज नहीं करता है। उसकी सोच बिल्कुल अलग है इस मामले में, एक ठहराव है। अ, ऐसे ही जब हम भारत से आते हैं यहाँ आजकल, तो आजकल का संघर्ष अलग है, क्योंकि हम ज्यादातर लोग पहले अपनी नौकरी पक्की करके आते हैं। जब आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रांग होती हैं, तो बाकी संघर्ष अपने आप दब जाते हैं। आप सोचिए, आप राजस्थान से उठ के और तमिलनाडु में जाके आपने नौकरी की। अब तमिल तो आपको बिल्कुल नहीं आती, तो आपका संघर्ष तमिलनाडु में कुछ कम नहीं होगा। इंग्लैंड में तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी तो आपको आती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई भाषा की। तो भाषा के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको एक एक बात समझ में आ रही है। हाँ, कल्चरल शॉक बड़ा लगता है। कैसे? जब हम देखते हैं कि मेरा एमपी और मेरा मिनिस्टर मेरी ही तरह मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, तो बड़ा शौक लगता है। राइट। और सवाल उठता है कि भाई, आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी कहाँ है? तो हम हैरान होते हैं कि जो इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कितना साउंड और कितना मैच्योर है। यहाँ जो काउंसलर हैं, जिनको हम भारत में कॉरपोरेटर्स कहते हैं, हमारी जो कथा यूके की अध्यक्षा हैं जकिया जुबेरी, वो 6 इलेक्शन जीत चुकी हैं, वो काउंसलर हैं। इन लोगों को एक महीने के 800 पाउंड एक अलाउंस मिलता है। क्या बात है। बस 800 पाउंड, ये इनकी टोटल इनकम है। इसमें वो सारा काम करते हैं जो भारत के कॉरपोरेटर करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। लेकिन ये करप्शन नहीं करते।
जब रोड बनती है तो इनका कट नहीं होता उसमें। जब कोई पार्क बनता है, कोई डेवलपमेंट होती है, ये केवल और केवल जी। गाइड के तौर पे काम करते हैं और ये हम्म, देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो करप्शन ना करें, बड़ी उस बात। चीज नकेल रखते हैं। अब ये भी हमारे लिए कल्चरल शॉक है। वैसे आपको बता दूं कि पिछले साल मैं भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने कहा, मैं लेबर पार्टी का मेंबर हूं, तो उन्होंने कहा इलेक्शन अच्छा। लड़िए। ठीक है, लड़ देते। तो हमारे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं भारत के, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं भारत में, है नहीं। मुझे हम्म, नहीं पता कि राम राज्य भारत में कब था। आई डोंट नो, क्योंकि 200 साल अंग्रेज रहे, उससे जी। पहले 900 या 1000 साल इस्लामिक रूल रहा। तो बिल्कुल। कब हमारे यहाँ राम राज्य था मुझे नहीं पता, मगर मैं जहां रहता हूं यहां राम राज्य है। अच्छा, हाँ, बड़ी क्योंकि बात बता रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि अगर देखिए, अस्पताल में नेशनल हेल्थ सर्विस है, तो चाहे कोई अंग्रेज बीमार हो, चाहे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बीमार हो, चाहे कोई श्वेत बीमार हो, चाहे ईस्ट यूरोपियन, अरबी, पाकिस्तानी कोई बीमार हो, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिलता है और एक ही तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। मुझे याद है, मेरा एक मित्र वर्क वीजा पे आया था बॉम्बे से, अच्छा। यहां आके उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी हम्म, बाईपास सर्जरी पूरी मुफ्त की गई, क्या बात उससे है। कोई पैसा नहीं लिया गया, और वो केवल वर्क वीजा पे था। अभी वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं था, वो परमानेंट जी। रेजिडेंट नहीं था, लेकिन वर्क वीजा का मतलब है कि आपको इस मुल्क के वो सारे मिलेंगे, वो बेनिफिट्स जो वहाँ के। जो यहाँ अक्रू करते हैं सबके लिए। अब आप सोचिए कि ऐसा मुल्क, हम कह सकते हैं अरे भाई इन्होंने इतना लूटा, ये किया वो किया, वो सारी बातें ठीक होंगी, सब कुछ किया होगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मगर आज हम कैसे जी रहे हैं? आज ये है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं, ऐसा क्यों है कि भारत में हम बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते? हाँ जी, ये भी एक ऐसा क्यों सवाल है है। कि ऐसा क्यों है कि हम सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहते? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? हम यहाँ करवाते हैं ना। एनएचएस का मतलब है नेशनल हेल्थ स्कीम, जी जी। नेशनल करवाते हैं। हेल्थ स्कीम। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक मूलभूत समस्या है, और वो समस्या ये है कि एक एटीट्यूड है, ये तो चलता ही है, ऐसा तो होगा ही। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें ट्रेन में टिकट बुक करानी है तो हमें रिश्वत देनी ही पड़ेगी, दलाली देनी ही पड़ेगी। बहुत कामों के लिए सर, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं समझ सकती हूँ, हर काम के लिए। हर काम के लिए एक दलाली देनी पड़ती है। तो वो कल्चर हमने बना लिया है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर हमने लिया। उसके लिए कोई विरोध नहीं किया खड़े होके। देखिए, जब पहली बार किसी के साथ अन्याय हुआ तो हम सब देख रहे थे, मगर हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा था। हम्म। औरों के साथ हो रहा है ना, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। होने दो। हाँ। जब तक हम दूसरे के साथ होते अन्याय के लिए खड़े नहीं हो चुप जाएंगे, रहेंगे। और जब तक चुप रहेंगे तो वो हमारे घर भी आएगा। आएगा। तो हमने पूरे सिस्टम को बिगड़ने दिया। जब पहली बार एक व्यक्ति, मिनिस्टर, रिश्वत लेते हुए उस पे आरोप लगे, तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए था कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हम्म,
आपको पता है जो मेरा एमपी है था, उसपे ये हम्म। आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को अपनी सेक्रेटरी रखा लंदन में, अच्छा, पैरोल, क्या बात है। और उसको सैलरी देता था। हम्म। तो ये अकॉर्डिंग टू यहाँ का सिस्टम, ये एक करप्शन है। अच्छा। वो रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट। जब तक हम, देखिए क्या होता है, हम चाहते हैं कि बदलाव सारा कोई और लाए, हम्म। हम नहीं लाए। हम क्यों, जब हम नहीं लाएंगे तो कोई क्यों लाएगा? क्योंकि किसी और के लिए हम कोई और हैं। वो बिल्कुल, हमसे बिल्कुल। सोच रहा है कि हम बदलाव लाएं, हम किसी और हम्म। से सोच रहे हैं, वो किसी और से सोच रहे हैं, बदलाव आता ही नहीं। हर चीज के साथ राजनीति होती रहती है हमारे वहां, जो यहाँ नहीं होती। यहाँ आम आदमी अपना जीवन आराम से जीता। आपको एक बात बताएं, कभी कोई नहीं पूछता आपके पास कौन सी कार है, कोई हम्म। नहीं पूछता आपके पास कितना बड़ा घर है, और अंग्रेज आपको अपने घर में बुलाता ही नहीं। तो कितना भी अच्छा दोस्त है, और पब में मिलेंगे, अच्छा। पब में बैठेंगे, 2 ड्रिंक लेंगे, बात खत्म। हम लोग किसी को जानते भी नहीं है, अपने घर इनवाइट कर लेते हैं। इनवाइट कर लेते पहली हैं। बार मिले, अरे घर आइएगा, और अपनी बीवी पे अत्याचार करते हैं, चल भाई खाना बना, 4 लोग आ गए। तो मैंने अंग्रेजों से ही सीखा है। ब्रिटेन के किसी भी लेखक ने मेरा फ्लैट अंदर से नहीं देखा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं। अब 4 लोग आके मेरे घर में खाना खाएंगे तो बर्तन तो मैं मांजूंगा उसके बाद, तो रेस्टोरेंट में खिला दूंगा ना उनको फ्री, उसके बाद वो मांगते रहेंगे रेस्टोरेंट वाले, मैं क्यों मांजू? तो ये एक रहने का जो तरीका है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, रिश्तों में भी, रहने के तरीके में भी। और कोई किसी के घर के काम में नाक नहीं डालता, टांग नहीं अड़ाता, कुछ नहीं, सब अपने में मस्त रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जी। जिस भाषा में जो शब्द होता है, हम्म। वो उस देश में होता है तभी शब्द है। अच्छा। बैक बाइटिंग अंग्रेजी का वर्ड है तो जरूर हम्म। होती है, प्रोस्टिट्यूट हम्म। अंग्रेजी का वर्ड है तो जरूर होती होगी, मगिंग अंग्रेजी का वर्ड है तो जरूर होता होगा। घी अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, क्योंकि घी इंग्लैंड में नहीं होता, वो कहां से आता है? अब रेस्टोरेंट जो है, वो अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, वो फ्रांस से, फ्रेंच से आया, रास्तारा से। अच्छा। तो जो चीजें किसी देश में नहीं होती, उसके शब्द बाहर से ले लिए जाते हैं। बाहर से लिए जाते हैं। लेकिन जो हो रहा है, उसके लिए शब्द रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जो जो शब्द हिंदी में हैं, वो सब भारत में होता है तभी हिंदी में शब्द हैं, तमिल में शब्द हैं, मलयालम में शब्द हैं, इसलिए हैं क्योंकि वहां वो सब होता है, और इसीलिए वो साहित्य में भी आ जाते हैं। ये फर्क है। आपने यूं तो सर बहुत सी कहानियां लिखी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी कहानी है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही आपकी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की या लोगों ने उसे सबसे ज्यादा पसंद किया, ये किसी भी आपने तरह से चर्चित रही हो? आपने आपने पहली बार ये सवाल पूछा है, जो बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया है। क्योंकि आमतौर पे सवाल पूछा जाता है, आपको अपनी कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है, उस वक्त आदमी परेशान हो जाता है कि कैसे बताए और क्या बताए। जी। जी। मेरे साथ क्या होता गया कि हर बार मैं एक कहानी लिखता था, तो मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि ये तुम्हारी बेस्ट कहानी है। जब मैंने काला सागर कहानी लिखी, जो एक एयर क्रैश पर आधारित थी, एयर क्रैश हो गया, 329 लोग मर गए। मेरी कहानी इसके बाद शुरू होती है। उनके मरने से
कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन यह है कि इतने लोग मर गए। अब कहानी यह है कि हाउ एवरी सिंगल रिलेटिव इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। वो उससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मैंने और मेरी पत्नी ने तलाक ले लिया है, मुआवजा मुझे मिलना चाहिए इससे पहले कि मेरी पत्नी मांगे। तो रिश्तों का जो जो, जो रेशा है वो इतना कमजोर हो गया है। और लड़ाई ये हो रही है कि लाश पहचानने कौन जाएगा, क्योंकि लाश पहचानने का मतलब है इंग्लैंड जाना। लाशें तो यहां पड़ी हैं। तो इंसान कितना डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। राइट। फिर कहानी जब ढिबरी टाइट लिखी तो लोगों को लगा यार ये इसकी बेस्ट कहानी है। वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो कुवैत में जाता है, नौकरी करता है, उसकी बीवी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार है। वो फोन करती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ईद के दिन है, वो स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उसको पुलिस पकड़ लेती है स्पीडिंग के चार्ज पर उसको, क्योंकि ईद के दिन है। तो फटाफट उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है, रात को वहां बंद कर देती है और घर में डिलीवरी करते हुए पत्नी की मौत हो जाती है और छोटा जो बच्चा पैदा हुआ है वो मर जाता है। और घर में एक छोटी सी बच्ची है, 1.5 साल, वो भूख प्यास से तड़पती हुई। जब 2 दिन के बाद इस व्यक्ति को वहां मौका मिलता है घर जाने का, तो सब मरे पड़े हैं। तो इस व्यक्ति के रिएक्शंस क्या हो, ये इस ढिबरी टाइट कहानी में है। तो लोगों को लगा ये एकदम नई कहानी है। जब देह की कीमत लिखी तो एक लंबे अरसे तक लोगों ने कहा कि ये तो इससे अच्छा तुम नहीं लिख सकते। वो कहानी थी कि एक फरीदाबाद का लड़का है, अच्छे भले बिजनेस का परिवार है। वो जापान में जाता है और जापान में इलीगली रहता है, वहां से पैसे बना के लाता है। तो माँ को तो खुशी होती है कि पुत्र फॉरेन गया तो पैसे लेके आ गया, पैसे लेके आएगा। तो बड़ी खुश है। और वो पत्नी कहती है क्या जरूरत है भाई, यहाँ अच्छा वाला बिजनेस है। वहां उस लड़के की मौत हो जाती है। और समस्या ये है कि जो पैसा है वो माँ को मिले या पत्नी को मिले। माँ कहती है कि कल की आई लड़की सब कुछ ले जाएगी, बेटा तो मेरा मरा है। तो रिश्ते फिर कितने खोखले हैं। सगी माँ है और भाई कहता है अपने दारजी को हम जाएंगे लाश लाने के लिए और इसी बहाने हम वहीं सेटल हो जाएंगे। कैश कर रहा है ना हर कोई। तो ये देखिए, अब लोगों को लगा कि ये तो भाई इससे अच्छा नहीं लिखेगा। मगर मेरी जिस कहानी को आज अगर जैसे मतलब किसी एक लेखक को एक कहानी के नाम से जाना जाता है तो वो कहानी है कब्र का मुनाफा। जी। वो कहानी मैंने लंदन में, बस मेरी कहानियों का बहुत क्लियर डिवीजन है। 1980 से 1999 तक भारत में रह के मैंने कहानियां लिखी। लेकिन एक बात देखिएगा कि मैं इंडियन राइटर नहीं था कभी। मैं एयर इंडियन था, तो मैं एयर इंडियन राइटर था। तो मेरी जो सोच थी वो हिंदी के आम लेखक से अलग थी, मेरा वो संसार अलग पता था, लगे आपकी बातें सुन के। है ना। तो अब ये जो कब्र का मुनाफा है, ये यहाँ के एक अमीर व्यक्ति की कहानी है। वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि मरने के बाद अपने जैसे लोगों के बीच में जिए, कि मरने के बाद किसी मोची प्लम्बर के साथ नहीं लेटना है। एक हमारा अपनी कॉलोनी होनी चाहिए, उस कॉलोनी के अंदर हम आराम से रहें और एक दूसरे के साथ
जिंदगी के बाद जब मौत आ जाएगी तो मौत की जिंदगी इकट्ठी जिए। तो वो एक प्लॉट बुक कर लेते हैं और वहां पे बातचीत क्या चल रही है, क्या बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री नहीं हो सकता? तो जरा बच्चों की भी कवर बुक कर दी जाए साथ में। हम्म। तो सोचिए, बच्चों के मरने की कभी कोई सोचता है? मगर जो बाजारवाद है वो बच्चों के बारे में भी, कबर के बारे में सोचना शुरू करवा देता है। अब पत्नी क्या को बात। बहुत शिकायत है इससे। वो कहती है, नहीं भाई, मुझे मरने के बाद आपके साथ नहीं लेटना, काफी हो गया हमारा। तो पत्नी कहती है कि मैं ये कब्रें कैंसिल कर रही हूं। वो कहता है, बेवकूफ औरत, कैंसिलेशन चार्ज लगेंगे वो अलग से। कहती है, हम देख लेंगे। वो फोन करती है तो सामने से हम्म। जवाब मिलता है कि देखिए, आपने ये 700 पाउंड की ली थी कबर और अब ये इन्फ्लेशन के साथ 1100 की हो गई है, तो आपको एक कबर में 400 पाउंड का फायदा है। तो जी। अपने पति को बताती है, कहती है, देखिए आप तो कहते थे कि नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो 400 पाउंड का फायदा हो रहा है। तो जैसे ही पति को लगता है एक साल में एक कबर में 400 पाउंड का फायदा, उसकी आंखों में चल, कहता है, वाह, नया धंधा मिल गया। तो ये जो कहानी है कब्र का मुनाफा, ये क्योंकि कब्र का हिंदी में मुनाफा। बिल्कुल नए किस्म का कथानक था, नए किस्म का थीम था। तो इसलिए इस कहानी को मेरे पाठकों ने थोड़ा ज्यादा प्यार दिया और ये भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई, अभी भी पढ़ाई जा रही है कई जगह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। व्यंग कथा। एक कहानी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब उधार की कोख, इस टाइप से कुछ उसका नाम है, मतलब मैंने। कोख का तो किराया। उसमें आप, हाँ, कोख का किराया, तो उसमें आप सैरोगेट मदर टाइप की बात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे उसमें आप? देखिए क्या है कि अ, एक वक्त था जब इस पे काफी डिस्कशन होता था, इस विषय पे ना, नया नया विषय था। हम्म। अभी इस पे कोई फिल्म बनी नहीं थी, है? तब जब ये कहानी लिखी थी। जी। तो एक ऐसा कैरेक्टर था, मैंने क्रिएट किया कैरेक्टर, एक फुटबॉल प्लेयर और उसकी पत्नी। पत्नी हम्म। उसकी भारतीय है, तो उनका कोई बच्चा नहीं होता। हम्म। तो दोनों आपस में तय करते हैं कि गोद लेने की बजाय हम एक सरोगेट मदर ढूंढते हैं जो हमारे लिए बच्चा पैदा कर दे। तो फिर दोनों के दिमाग में आता है कि अगर कोई अंग्रेज मदर लेंगे तो बच्चा हमारा लगेगा नहीं, तो हम एक इंडियन मूल की महिला से कांटेक्ट करते हैं और वो अगर मान जाएगी तो जो बच्चा होगा उसका कलर वैसा ही होगा जैसा हम दोनों के बच्चे का होगा। तो वो अपनी एक सहेली को खोजती है। वो सहेली मैरिड है, उसके अपने दो बच्चे हैं, उसका पति है। मगर वो मन ही मन, फुटबॉल प्लेयर इंग्लैंड में ऐसे ही गॉड होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर भारत में होता है। तो यहाँ इंग्लैंड में फुटबॉल प्लेयर उस तरह से गॉड होते हैं। तो वो मन ही मन तो उसको चाहती थी, क्योंकि हर दूसरी औरत चाहती है, हर दूसरी लड़की उसको चाहती थी। तो वो उसको कहती है कि मैं सरोगेट मदर बनने को तैयार हूं, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि मैं नेचुरल तरीके से कंसीव करूं रादर देन थ्रू लेबोरेटरी? तो वो साफ कहता है, देखिए ऐसा कोई रिश्ता हमारा बन नहीं सकता। आई एम ऑनेस्ट विद माई वाइफ और हमें आपका इस्तेमाल केवल अ, इस काम के लिए करना है और इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो सब हम देंगे आपको। तो वो जैसे ही एक्सेप्ट करती है, कहती है ठीक है, कम से कम इस आदमी का बच्चा तो मेरी कोख में पलेगा। तो वो एक्सेप्ट करती है। तो उस दिन से फिर सारा खर्चा जो उसका है
वो उसकी सहेली और वो फुटबॉल का प्लेयर उठाते हैं, और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये तो इमोशनल है जी, उसको लेके डिलीवरी के बाद भी। लेकिन वो सहेली उसको कह देती है कि देखो तुम्हारा रोल आज से खत्म हो गया, हुँ, अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बच्चा शुरू से मेरा ही था और मेरे पति का था। हमने सिर्फ तुम्हारी कोख किराए पे ली थी किराए पे। और उसका पूरा किराया हमने पे किया है, और जो कुछ हमने कहा था हम उससे ज़्यादा ही तुम्हें पे कर रहे हैं। तो ये बैठ के सोच रही है कि ये जो मैंने किया, इस बीच जो पति है वो 2 बच्चों को लेके अलग हो गया, ये इस औरत का है। तो कोख किराए पे देने का उसने क्या खोया, क्या पाया, ये उस कहानी में है। तो इस कहानी पे हमने बाद में एक मूवी भी देखी थी ऐसी-सी कुछ काफ़ी समय बाद आपकी इस कहानी तो आपने ख़ैर बहुत पहले लिख दी थी। दरअसल पर ये इस ये तरह की कहानी रचना प्रक्रिया एक फ़िल्म मेकर को दे के आया था। अच्छा, ठीक, कि ठीक। वो इसमें तभी फ़िल्म पूछ रही हैं रश्मि अभ्या जी की बॉलीवुड में आपकी कौन-सी कहानी पर फ़िल्म बनी है? मैंने कहा कि रश्मि मैं अभ्या उसको जी के कहानी साथ। दे के आया, हुँ, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने इसी थीम पर साल डेढ़ के बाद एक फ़िल्म बनाई थी फिलहाल। हुँ। तो अब मुझे नहीं पता वो मेरी कहानी पे थी या नहीं थी, आई हाँ, डोंट नो। ठीक है, कॉमेडी साथ लेकिन ये है तो कि इतनी सिनेमा में ऐसा होता रहता है। आप पर ये इल्ज़ाम भी है कि आपकी कहानियों में स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में मतलब कि पे काफ़ी चर्चा होती है, उनके बारे में आप काफ़ी खुल के लिखते हैं मतलब। इल्ज़ाम कह लो या फ़ेवर जो भी बात है, कॉम्प्लीमेंट कहूँ या जो भी आप इसे माने। जी, ऐसा है कि मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया है जी, और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मुझे अपनी सीमाओं का पता है। जी, मैं पोर्नोग्राफ़ी नहीं लिखता। मैं जब कभी भी संबंधों की बात करता हूँ, तो उनमें हुँ, विक्टोरियन एलिमेंट नहीं होता। जी, मैं अगर सिनेमा में किसिंग दिखानी है, तो मैं फूल से फूल को नहीं मिलाऊँगा। जी, 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 तो मेरा जो है कि जब दुनिया इतनी आगे है, हमारे राइट, जो बेटे-बेटियाँ हैं लोगों के, वो इंटरनेट पे पता नहीं क्या-क्या देख रहे हैं। राइट, तो मैं साहित्य को क्रूड बनाए बिना हुँ, आर्टिस्टिक तरीके से हर बात साफ कहने का पक्षधर हूँ। बहुत बड़ी बात है। केवल टिटिलेशन के लिए कुछ नहीं लिखना चाहिए, उसके मैं विरुद्ध हूँ। हाँ, बिलकिंद अरोड़ा जी जानना चाह रहे हैं कि कहानी की रचना प्रक्रिया जानने की भी इच्छा है। कैसे लिखते हैं इतनी संवेदनशील और मार्मिक कहानियाँ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि लेखक को अ, मुझे याद है, पहले एक छोटी-सी घटना सुनाऊँगा। मैंने 10वीं में एक मोनो एक्टिंग की थी कि मैं कुश चतुर्वेदी का मैसेज देख रहा हूँ, कुश को मैं नमस्कार कहता हूँ। तो कुश चतुर्वेदी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो अ, मेरी मोनो एक्टिंग देख के जो हमारे मुख्य अतिथि थे प्रशांत पांडे, दूरदर्शन से थे, उन्होंने कहा, दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी हँसी समझो। क्या बात तो मुझे लगता है किसी भी लेखक के लिए ये ज़रूरी है कि वो दूसरे के मुस्कुराहट को तो अपनी हँसी समझे, मगर दूसरे के दुःख को अपना दर्द समझे। है। जब आप परकाया प्रवेश करने में दक्ष हो जाते हैं, तो तब आप दूसरे का दर्द समझ पाते हैं।
एक बात याद रखिएगा कि घटना कहानी नहीं होती। जी, पहले एक घटना जमाना कहानी, घटना में कहानी नहीं कहानी होती, जो बड़ी बात। थी, हाथ में रेत ली, रेत छोड़ते चले गए, हाथ खाली हुआ, मुट्ठी खोल दी। अब कहानी ऐसे नहीं होती, क्योंकि घटना अगर कहानी होती है, मेरा बड़ा फेमस सा वाक्य है, मैं बहुत जगह कह चुका हूं कि घटना अगर कहानी होती तो पुलिस का एफआईआर रजिस्टर जो है वो हाँ, सबसे रोज एक कहानी कहता हूँ। है ना, उससे बड़ा कहानी संग्रह कोई होता नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं वहां हो तो सारी सकता। सच्ची घटनाएं लिखी होती हैं। बड़ी बात तो है। घटना को कहानी बनाने में लेखक का इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, और पर्पस। इमेजिनेशन जो उसकी कल्पना शक्ति है वो, देखिए, जीवन में कुछ भी पॉसिबल है, जी, क्योंकि वो एक घटना है, सच्ची घटना है, तो वो पॉसिबल है। मगर साहित्य में केवल पॉसिबल होना काफी नहीं है। जी, साहित्य में पॉसिबल को प्रोबेबल करना होता है, क्या कि बात है। सच जी, सच लगे, सच लगे, हाँ। है ना। सच जो है उसका सच लगना बहुत जरूरी है। जब बिल्कुल। सच सच लगेगा तो कहानी इंप्रेसिव बनेगी। तो सच को सच बनाने के लिए, सच लगाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है कहानीकार को, वही उसकी रचना को श्रेष्ठ बनाता है। और पर्पस बहुत जरूरी है कि अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूं, मैं उसके जरिए कहना क्या चाहता हूं। हम्म, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे एक जमाना होता था, कहानी के बाद लिखा होता था इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सत्या ऐसी शिक्षा, कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी। वो नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं। आपकी कहानियां सुखद अंत है ही नहीं उनका, जो सच्चाई है वही है, जितनी आज पढ़ी की जो मैंने। कहानी है वो ये है कि भाई, ये जो मैं कहानी लिखने जा रहा हूं, मैं आफ्टर ऑल, मेरा एम क्या है, मैं जी, कहना क्या चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं, मैं जी, कहानी क्यों लिख रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो जब मेरी कहानी वो इम्पैक्ट रीडर पे, ऑडियंस पे ले आती है जो मैं चाह रहा हूं, तो वो कहानी से जुड़ जाती है। क्या बात है। अपनी सी लगने लगती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अन्यथा पाटिल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। थोड़ा लेट है वो कह रही हैं, लेकिन वो आपको सुनने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ आदरणीय हरीश नवल जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हरीश भाई को प्रणाम। खुश चतुर्वेदी जी, जी, हम हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सुशील साहिल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आदरणीय तेजेंद्र जी साहित्य में बड़ा और सार्थक नाम कर रहे हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्चना झा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। खुश चतुर्वेदी जी भी लगातार जुड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घटना कहानी नहीं होती, किंतु कहानी की सृजन यात्रा में कभी कभी घटना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपका कथन सही है कि कथाकार का कल्पना तंत्र उसे लोक के अनुरूप बनाता है, ऐसा खुश चतुर्वेदी जी का कहना है। और राजपाल यादव जी सार्थक चर्चा बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ हम जहां तक आगे। घटना का जी, सवाल है, घटना तो अखबार में छप जाती है जी। कि जी हवाई जहाज उड़ा हम्म, और आतंकवादियों ने उसमें बम रख दिया, हम्म, इंग्लैंड के नजदीक कॉर्क शहर में वो फट गया, हवाई हम्म, जहाज समुद्र में गिर गया, 329 लोग हम्म, मर गए, कोई नहीं बचा। हम्म। घटना पूरी हो गई। जी, जी, जी। मगर ये कहानी हाँ, नहीं है। कहानी नहीं है। कहानी, जहां घटना खत्म हो जाती है उसके बाद कहानी की बुनावट शुरू होती है। देखिए, आम आदमी का जो रिएक्शन है हम्म, जहां खत्म हो जाता है, देख आम आदमी क्या कहेगा, अरे हम्म, यार जहाज उड़ गया, इतने सारे हम्म, लोग मर गए, ओ माय हम्म, गॉड। कहानी ये है कि भिखारी बैठा है चर्च के बाहर हम्म, आंध्रा में और कह रहा है, अरे यार ये जहाज साला समुंदर में गिर गया, अपने आसपास गिरता कुछ तो हमारे हाथ भी लगता ना। ये कहानी है, ये कहानी। ये घटना नहीं है, क्योंकि ये उस घटना के बाद राइटर की कल्पनाशीलता है। तो घटना जो है वो रॉ मटेरियल है,
उसे फिनिश प्रोडक्ट मत समझिए। वो आलू है, वो चिप्स नहीं है, वो बेसन है, लड्डू नहीं है। तो हमें घटना को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे से समझाया सर, बहुत अच्छे से। तो यही बातें जो कहानी, संस्मरण और घटना और कथा, इन सबको जब एक ही उसमें पिरो दिया जाता है तो फिर वो डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। और वो आपने बड़ी खूबसूरती से हमें समझाया। और हरीश रावल जी भी कह रहे हैं कि कल्पना मौलिकता का आधार है। बिल्कुल, मौलिकता तो कहीं न कहीं उसमें रहेगी। और सर ये भी दिमाग में आता है कि हमारे आप प्रवासी हैं कई सालों से, आप विदेश में रहते हैं, तो हमारे भारत में जो भी अच्छा या बुरा होता है, उससे आप किस रूप से कनेक्ट होते हैं? कितनी भावुकता आपकी उनके साथ जुड़ती है? जैसे अभी चंद्रयान-3 की ही बात करें तो आप कितने गौरवान्वित हुए, या कुछ और बुरा होता है तो उससे आप कितने प्रभावित होते हैं? कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, पहली पीढ़ी के जो प्रवासी हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो अपनी जड़ों से अपने आप को काट नहीं सकते। वो बाकायदा अफेक्टेड होते हैं। जब भारत में कुछ अच्छा होता है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जब भारत में कुछ गलत हो जाता है तो वो दुखी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपना जो यान उतारा, चंद्रयान, तो हम सबको जो खुशी मिली, और बड़ा अच्छा तब लगा जब यहाँ के अंग्रेज दोस्तों ने हमें बधाई दी। तो ये काफी अच्छा एक फीलिंग थी कि भाई जो अंग्रेज लोग हैं वो भी इस बात को अ, केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि सोशल लेवल पे भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं एयर इंडिया में काम करता था, तो हम लोगों को शेर वाला पासपोर्ट रखने में शर्म आती थी, क्योंकि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और मुझे एयर इंडिया छोड़े हुए 25 साल हो गए। 25 साल पहले मैं लंदन में आया था। इन 25 सालों में मैंने इतना बदलाव देखा है कि भारत के पासपोर्ट को छोड़िए, भारतवंशियों का, भारतवंशी जो हैं उनका सम्मान इतना बढ़ा है। आज आप देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोई भी रेस्टोरेंट है ना, तो वो अपने आप को इंडियन फूड ही लिखता है, बेस्ट इंडियन फूड। उसमें वो चाहे पाकिस्तान से है, चाहे बांग्लादेश से है, कहीं से भी है, बट दे राइट इंडियन फूड। तो भारत ने जो विश्व भर में अपना इमेज बनाई है, वो सच में बहुत हम लोगों को बहुत खुशी देती है। और एक के बाद एक अचीवमेंट हुई है। यू नो, जब कोरोना आया है, मैं बहुत डरा करता था कि 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, होगा क्या? क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि जब कोरोना भारत में फैलेगा तो कम से कम 2-4 करोड़ तो जाएंगे। जाएंगे ही जाएंगे, हाँ ये अफवाह थी, काफी रिवर्ट ये थी। तो मिनिमम हम सोच रहे थे कि भाई ये तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसे में अच्छा देखिए, उस समय भारत में कोरोना टेस्टिंग का पूरे देश में एक सेंटर था, जी। कोई और था नहीं। लेकिन विद इन नो टाइम भारत ने दो दो वैक्सीन्स बना ली, और पूरे इंडिया में जिला स्तर पे
टेस्टिंग सेंटर खुल गए। बिल्कुल। तो ये चीज आप लोगों को शायद इम्प्रेस ना करती हो क्योंकि आप वहां रहते हैं, मगर हम उसे दूर से देख रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार ज्यादा नजदीक होने से विजन जो है ना वो हाँ, बिल्कुल गड़बड़, क्लियर नहीं रहता है उस टाइम। दूर से देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे तो रहा है घर कि की मुर्गी दाल बराबर। है ना, कि जहां से हम आए हैं वहां इतना बड़ा कुछ हुआ है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जब भारत ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वो वैक्सीन दी और फ्री में दी। अच्छा, भारत में भी सबको वैक्सीन फ्री दी गई। आप सोचिए 1 अरब लोगों को फ्री वैक्सीन देना, मतलब खर्चा कहीं तो हो रहा है ना, कहीं तो हो रहा है। कोई तो कर रहा है उस खर्चे को। बिल्कुल। लेकिन अपनी जो नेशनैलिटी के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उन सबको बचाना है। तो मुझे लगता है कि जब कभी कोई ऐसे काम होते हैं भारत में, तो हम उनका सही आकलन कर पाते हैं क्योंकि हम दूरी से देख रहे हैं चीज़ों को। जी। निश्चित दूरी है और हमारा विज़न गड़बड़ नहीं है। हम सही चीज़ को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं। इसी तरह जब कोई चीज़ गलत होती है, तो उसको भी हम राजनीतिक एंगल से नहीं देखते। देखिए जी। क्या है कि हम प्रवासी लेखक जो हैं, हुँ, मेरे ख्याल में ज़किया जी की एक कहानी है बेचारी इडियट, जो हुँ, पॉलिटिक्स पर आधारित है, लेकिन वो भी ब्रिटेन की पॉलिटिक्स पर है, भारत की जी। नहीं। मुझे नहीं दिखाई देती किसी प्रवासी लेखक की राजनीतिक कहानी, क्योंकि हम लोग शायद दूसरे अनुभवों से इतने ज़्यादा जी, इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम उस पे लिख रहे हैं। जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, उस पे लिख रहे हैं। राइट। तो भारत में जो रिएक्शंस हैं, वो आपकी पॉलिटिकल सोच से आधारित होते हैं। अगर आपकी एक तरह की थिंकिंग है, तो हुँ, आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हुँ, अगर हुँ, आपकी दूसरी तरह की थिंकिंग है, तो आपको लगेगा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हुँ। जबकि हर जगह कुछ अच्छा भी होता है, गलत भी होता है, बुरा भी होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव आई है, ये भारत में मिसिंग है। हम लोग क्योंकि दूर बैठे हैं, चीज़ों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली उन पे कनेक्ट कर सकते हैं। सर आपके बहुत अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं और सभी बहुत आपकी बातों से इम्प्रेस हैं। सही फरमा रहे हैं आप, ऐसा अन्नदा पाटिल जी कह रही हैं। खुश चतुर्वेदी जी, लंदन में भारतवासियों का जलवा और साहित्य के प्रति समर्पण मैंने देखा है। आप लोगों की कार्यशैली से हम सीख ले सकते हैं। सतत सृजन और सेवा यूके की साहित्यिक संस्थाओं का कार्य अनुकरणीय है। इसके लिए तेजेंद्र जी बधाई के पात्र हैं। बेशक हम सभी भी गौरवान्वित और बधाई के पात्र हैं कि हमारे बीच में से हमारा एक हिंदुस्तानी बाहर हमारी भाषा का परचम लहरा रहा है, उससे हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। हरीश नवल जी सही आंकलन ऐसा बोल रहे हैं। फिर पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने फिर एक सवाल हमारे सामने रखा है कि साहित्य रैंकिंग सूचियों की सार्थकता के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी तो सूचियों में है क्या? देखिए ऐसा है कि अ, जब इंसान खाली बैठा होता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है। हम्म। मैं एक दिन सुबह उठा तो मैं जागती आंखों से सपना देख रहा था जी। कि गालिब, प्रेमचंद और चार्ल्स डिकेंस, इन सब की आत्माएं मेरे बिस्तर के पास आके खड़ी हैं हाथ जोड़ के, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे कह रही हैं कि भाई इन रैंकिंग्स में से हमारा नाम निकलवा दीजिए। पता नहीं अच्छा। हमारा नाम क्यों डाल दिया रैंकिंग में। हमें वहां हम्म, ऊपर स्वर्ग में बड़ी मुश्किल हो रही है हम्म। कि इतने बड़े बड़े लेखक जो रोज एक रचना लिखते हैं, जो हर हफ्ते एक किताब लिखते हैं, उनके साथ हमारा नाम भी है। हम तो बेचारे बड़े गरीब से लेखक हैं। हमें अब बहुत कम से बड़ी कम बात
तो आराम से रहने दीजिए, चैन से रहने दीजिए। बात ये है कि मैं ऐसी किसी चीज़ को ना तो मानता हूँ, ना मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन-सी रैंकिंग में कौन है, कौन नहीं है। मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है कि आज हरीश नवल, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, पुलकेंद्र अरोड़ा इतने प्यारे-प्यारे मित्र जो हैं, और मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बहुत लंबी लिस्ट आपने सुनाई है। ये सब लोग आए हुए हैं मेरी बात सुनने के लिए। किसी भी लिस्ट में नाम होने से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कहीं कोई बात कर रहे हैं और उससे सुनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए आपके सीनियर, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके मित्र इकट्ठे हो रहे हैं। जी। ये रैंकिंग वगैरह जो है ना, ये एक तरह का मदारी का खेल है। बेशक। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे उनमें ना तो रुचि है, और ना ही मैं कभी चेक करना चाहूँगा कि मैं किसी में हूँ कि नहीं, और ना ही मैं कभी कोई फ़ेसबुक पोस्ट डालना चाहूँगा कि भाई मैं उस रैंकिंग में हूँ, देख लो। नेवर। मैं ऐसा नहीं करता। बहुत अच्छी बात कही आपने। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं समय और श्रम की बर्बादी है ये सूचियां। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो हम सबको नमस्कार करें। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपका सादर स्वागत करते हैं हम। एक और बात आती है दिमाग में कि जो फिल्मी गीतकार हैं, उनके गीतों को हम अपने सिलेबस में जगह क्यों नहीं दे पाते? वो फिल्मी गीतों को अलग क्यों रखा जाता है और सिलेबस के गीतों को अलग क्यों रखा जाता है? उनको बिल्कुल इससे से अलग क्यों कर दिया जाता है साहित्य से? देखिए सोनिया, प्रेमचंद से लेके और जो लेखक अभी अपनी पहली कहानी जिसने लिखी है, जो भी छपी नहीं है, सबको लालच है कि उनकी कहानियों पे फ़िल्म बने। जी। सब के सब आए, जुड़े, फ़ेल हुए और चले गए। बात ये है कि लेखक जब लिखता है अपने घर में अकेले बैठ के, उसमें उसका केवल अपना श्रम, हुँ, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल खर्च होता है। जो सिनेमा है, वो एक बिज़नेस है। जब आप करोड़ों रुपए लगाते हैं और करोड़ों कमाएँगे नहीं, हुँ, तो आप दूसरी फ़िल्म नहीं बना सकते। बिल्कुल। उसमें बहुत लोगों की रोटी-रोज़ी जुड़ी हुई है। अब आप कविता लिखते हैं घर में बैठ के, वो चाहे आपको भी समझ ना आए, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जी, मगर सिनेमा का जो गीत है, आप सोचिए, बिल्कुल। सबसे पहले गीतकार को कहानी बताई जाती है। हुँ, कहानी के बाद चरित्र बताए जाते हैं। बिल्कुल। चरित्र के बाद सिचुएशन बताई जाती है। हुँ, सिचुएशन के बाद एक्टर बताया जाता है। हाँ जी। जो शब्द वो शम्मी कपूर के लिए लिखेंगे, वो दिलीप कुमार के लिए नहीं लिखेंगे। हुँ, हुँ, उसके बाद गीतकार को धुन दे दी जाती है हुँ, कि इस मीटर में आपको सब कुछ लिखना है। अब सोचिए, उसके पाँव में, हाथों में कितनी बेड़ियाँ जकड़ दी गई हैं। बेशक, बेशक। उसके बाद जब एक गीतकार लिखे कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। फैलाता चला गया। हुँ, बर्बादियों का सोग मनाना फ़ुज़ूल था, फैलाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बिल्कुल, बर्बादियों का ऐसे शोक में मनाना एक फ़िज़ूल था। गीतकार आपको गीतकार की परिभाषा देता है, हुँ, फ़िल्मी गाने में, कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। अब देखिए, ये गाना आपने और सब लोगों ने हज़ारों बार सुना है, मगर बेशक। किसी को याद नहीं।
क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगा कि गाना जो था वो था मेरा नाम राजू घराना अनाम बहती है गंगा जहां मेरा धाम, सबको याद आ जाएगा ये गाना। तो हम फिल्मी गानों को ठीक से सुनते नहीं, हम धुन में खो जाते हैं। फिल्मी गानों में गीतकार आपसे कहता है, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। दर्द के सुर में गाते हैं। तो उसने पहले गीतकार की परिभाषा दी, फिर जी, गीत की परिभाषा दी, और फिर जिंदगी की परिभाषा दी कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल किसी सके को तो ले दर्द मिल उधार, सके तो किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो यानी कि एक गीतकार एक फिल्म के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के कुछ लिखता है जो उस फिल्म के लिए ठीक हो, और जब वो फिल्म चली जाए तो वो पूरे समाज के लिए ठीक हो जाए, वो समाज को राह दिखाए। जी। तो सिनेमा के जो गीत हैं, खास तौर पे जो 1950 से 1970 के बीच में लिखे गए, वो किसी भी तथाकथित मुख्य धारा के हिंदी कविताओं से, गीतों से कहीं श्रेष्ठ है। और मेरी तो ये मुहिम है कि उन लोगों को जिन्होंने अपने शब्दों को आम आदमी के होठों पे बैठा दिया, सजा दिया। वो लोग अगर पढ़ाए नहीं जाएंगे। आप देखिए, अभी अमृतसर में मेरी एक मित्र हैं जो वहां पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि एमए के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हिंदी के लिए। क्यों नहीं मिल रहे? विद्यार्थी इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग। अगर उनको ये चीजें पढ़ाई जाएं तो उनमें रुचि जागेगी। आप देखिए, आपको 1960-61 की जो कव्वाली है उसमें जो साहित्य लिख दिया है, अगर वो आज लिखता तो अब तक उसके अगेंस्ट फतवा जारी हो जाता। अच्छा। वो कहता है, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है। जी, 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 जी। हाँ, वो हदीस, कव्वाली है। आगे सुनिएगा, ये इश्क आपने इश्क आप इश्क इश्क। आगे नहीं सुना सुना। होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये फरमान इश्क है। कायनात इश्क है और जान इश्क है। ज इश्क सरमत, इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। बिल्कुल। ये उन्होंने सिनेमा की कवाली में कहा। हुँ। तो अगर ये कोर्स में पढ़ाए जाने लायक नहीं है तो क्या है? तो हम सबको जो यहाँ सुन रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि एक, अभी देखिए लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने लिखा है कि हाँ आनंद जी, बख्शी के गीत गाड़ी बुला रही है गाड़ी ने एक बुला रही है। हत्या से बचा लिया। हाँ, तो हाँ। मेरा कहना ये है कि जो चीज समझ में आती, देखिए शायद अजीत कुमार जी थे या किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई फिल्मी गीत समझ में आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी ये तो उनकी ग्रेटनेस है अगर समझ में आ जाते हैं। कहते नहीं, वो कोर्स में पढ़ाने के लिए जो साहित्य होता है वो अलग होता है। उनके सभी उनका अर्थ निकाल-निकाल के बताना पड़ेगा। अब देखिए, कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। वो फिर मिल जाते हैं। हाँ। और उसमें वो एक लाइन, 3 शब्द कहता है। वो कहता है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। अब देखिए इस पे हुँ। कितना लंबा लिखा जाता है ना, जी, कि जी, आंखों जी। देखा सच नहीं होता, ये नहीं होता। उन्होंने खाली यस, 3 यस, शब्द है, यस। आंख धोखा है क्या क्या भरोसा है। भरोसा। तो राइट। ये जो बात है, हमारे सिनेमा के गीतों में इतनी खूबसूरत शायरी है, पोएट्री है। ऐसा क्यों है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, ये तो साहित्य है।
मगर सुनो सुनो है दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, ये ये साहित्य नहीं साहित्य नहीं है। ये साहित्य है रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। है। मगर ये साहित्य नहीं है वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है, वो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उसकी लाज। ये ये साहित्य तय नहीं। कौन करता है? ये कौन तय करता है कि ये साहित्य है और ये ये नहीं तो है? साहित्य के ठेकेदार जो हैं, हम्म, देखिए अभी एक निर्णय लिया गया, जब बीटिंग रिट्रीट की परेड होती है 27 जनवरी को, तो जो गीत बजाया जाता था वो महाराजा के ऑनर में जो गीत था वो चलता था, जो आर्मी का बैंड हम्म, बजाता हम्म, था। इस साल से ये ऑर्डर हुआ है कि जब बीटिंग रिट्रीट होगी तो ये वाले गीत की धुन बजेगी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। हम्म, ये अभी इसी साल निर्णय हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सिनेमा के गीतों को केवल इसलिए सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड नहीं कह देना है क्योंकि वो सिनेमा से जुड़े हुए हैं। सिनेमा जी। में बहुत बड़ी बड़ी बातें। और दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूं कि ये सिनेमा के लिए लिखा गया साहित्य है। हम्म, आप ये तो ढूंढते हैं कि कौन सी साहित्यिक कृति पे सिनेमा बना, अब ये हम्म, ढूंढना शुरू करिए कौन से सिनेमा में साहित्य लिखा गया, साहित्य, साहित्य। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। नई बात, बिल्कुल ये बिल्कुल सही निर्णय हुआ, विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं। हरीश नवल जी बहुत सशक्त उदाहरण दे रहे हैं तेजेंद्र भाई, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमें याद दिला रहे हैं प्रार्थना की, जो हम हर रोज सुबह सुनते और अपने स्कूल्स में कराते हैं, मालिक तेरे बंदे हम। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। बिलकेंद्र अरोड़ा जी, वक्त से दिन और रात, बिल्कुल। तो इस तरह तो हमें बहुत सी पुरानी यादें आ जाएंगी, बहुत से पुराने गीत। और ये कवाली जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, मैंने अपने बचपन में बहुत सुनी और मेरी फेवरेट कवाली हुआ करती थी उस टाइम से लेकर आज आपने फिर से उसकी याद दिलाई। और देखिए हम लोगों को भी जब ये अच्छी लगती है और हमारे जहन में कहीं ना कहीं वो टच करती है हमारे दिल को, तो कुछ तो उसमें खास बात है ही। और आपने भी हिंदी सिनेमा के लिए काम किया है, तो उसके लिए आप हमें बताएं और बीबीसी तक का सफर के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी, बिल्केंद्र अरोड़ा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में फ़िल्मी गीतों की भूमिका साहित्य से अधिक है। मैं दरअसल क्या है कि जीवन में बहुत सारी चीजें करता रहा, लेकिन डरा हुआ आदमी था। जी। इसलिए कि आपकी एक अच्छी भली नौकरी लगी हो ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। अगर आप डॉलर में कमा रहे हो और रुपए में खर्च कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं ले सकते। राइट। तो मैं कभी भी पूरी तरह से सिनेमा से नहीं जुड़ पाया। जी। मैं जैसे आग से बचते बचते चलते हैं ना, हुँ, कुछ इस हुँ, तरह हुँ, से हुँ। जो एक पहला डेली सोप था दूरदर्शन का, जिसका नाम था शांति। जी। वो 758 एपिसोड तक चला था। राइट। उसके करीब 140 एपिसोड मैंने लिखे थे। और उसकी खासियत ये थी कि कोई एपिसोड मॉस्को में लिखा गया, कोई कनाडा में लिखा गया, कोई अमेरिका में लिखा गया, कोई इंग्लैंड में लिखा गया। और उन दिनों ईमेल होती नहीं थी, तो मैं लिख के हाथ से फैक्स किया करता था हुँ, ताकि वहां पहुंच जाए और वो शूटिंग हो जाए। तो वो एक अच्छा अनुभव था। उससे मेरे लेखन में संवाद आने शुरू हो गए। मेरी कहानियों में संवादों का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो एक फिल्म बना रहे थे अन्नू कपूर, हुँ। तो उसमें उन्होंने मेरे बेटे को चाइल्ड हीरो के तौर पे लिया था। फिल्म का नाम था अभय। अच्छा। हुँ, हुँ। अभय। तो मैं छुट्टी लेके पत्नी और बेटी के साथ अ, चला गया जहां आउटडोर शूटिंग थी। हुँ, हुँ, हुँ। राजपीपला एक जगह है गुजरात में,
बड़ौदा से थोड़ी दूर है, तो वहाँ पे शूटिंग थी। तो वहाँ एक एक्टर बीमार हो गया, तो उसे वापस बॉम्बे भेजना पड़ा। तो अनु कपूर ने कहा, सर एक रोल कर दीजिए। हम्म। कर देते हैं। तो वो रोल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि मेरे सारे सीन नाना पाटेकर के साथ ही थे। अच्छा। तो जो पब्लिसिटी में भी हम दोनों जब खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों जो है, दिस वाज बेस्ड ऑन ऑस्कर वाइल्ड स्टोरी कैंटरविल्स घोस्ट। तो कैंटरविल्स घोस्ट जो है वो नाना बना था और मैं भूतों का सरपंच बना था। तो इस तरह से वो रोल हमने किया। मगर इससे पहले कि मैं सिनेमा से जुड़ पाता पूरी तरह से, हम्म। तो पत्नी का निधन हो गया और मैं बच्चों को लेके इंग्लैंड आ गया। तो उसके बाद डायरेक्ट तो कुछ रहा नहीं वहाँ। हाँ, आजकल मेरी बेटी टेलीविजन पे भी एक्टिंग जी। करती है, सिनेमा हाँ, में भी बहुत है। बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं उस बेटी के लिए। वो भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अभी कल हम प्लान ही कर रहे थे ये मूवी देखने जाने के लिए। अपने बेटे से बोल रही थी कि चलिए मूवी देख के आते हैं। तो आज के लाइव के बाद हम कल जाने ही वाले थे, तो उसके लिए जी आपको जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ आके क्योंकि मैं रेडियो से टेलीविजन से बहुत सालों जुड़ा रहा भारत में, तो मैं एक हवा महल नाम से प्रोग्राम आता था रेडियो पे ना, हवा महल। बिल्कुल वो बिल्कुल याद रात है। को 9 से 9:30 15 मिनट का एक प्रहसन होता था। तो उसमें मैंने बहुत सारे नाटक में अभिनय किया, अच्छा। दिल्ली में जब था। तो वो जब लंदन आया तो फिर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस हिंदी रेडियो में काम किया। तो यहाँ उन दिनों अचला शर्मा हुआ करती थी, वो इंचार्ज थी, और शिवकांत, विजय राणा, नरेश कौशिक, ललित मोहन जोशी, भारतेंदु विमल, ये सब। और कैलाश जी रिटायर हो गए थे, कैलाश बुधवार, वो बाद में हमारी कथा यूके के अध्यक्ष रहे काफी समय तक। तो बीबीसी से मैंने ये सीखा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव होके भी बात की जा सकती है। और मुझे याद है कि जब टाटा कंपनी ने इंग्लैंड की टेटली चाय कंपनी खरीदी थी, तो उस दिन न्यूज़ मैं ही पढ़ रहा था। अच्छा। तो हमें इतना थी आज़ादी कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हेडलाइन बना लेते थे। तो मैंने इसको बहुत प्रोमिनेंटली इस न्यूज़ को पढ़ा था जी जी सर कि सर। भारत की टाटा कंपनी ने टेटली को टेक ओवर कर लिया। तो ये एक यादगार है। हमने नरेंद्र मोदी जी को इंटरव्यू किया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो विजय राणा मेरे सीनियर पार्टनर थे उस इंटरव्यू में, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। तो किसी बड़े लीडर से कैसे इंटरव्यू किया जाता है वो मैंने अपने सीनियर से सीखा। अरे अडवाणी जी का इंटरव्यू हुआ, वाजपेयी जी का इंटरव्यू हुआ, वो सब यहाँ से किए थे, तो अच्छा लगता था। तो ये सब सीखा मैंने, तो बहुत काम आया। और जब मैं अब पुरवाई नाम की पत्रिका चलाता हूँ ऑनलाइन, जी तो जी। वो जो था वो सब यहाँ काम आ रहा है, जो वहाँ सीखा। तो सर वो हमारा 1 घंटे की हमारी बातचीत थी, तो वही मुझे याद आता है ज्यों केला के पात पात में पात, ज्यों सोनम की बात में बात बात में बात। तो ये बात तो यूं ही चलती रहेगी। तो लेकिन लोग आपका गीत सुनने के लिए बड़े उत्साहित हैं। तो आपसे विदा लेने से पहले हम आपका गीत ये गर्दन को भी आपका मनो हम जरूर सुनना चाहेंगे। काफी लोग फरमाइश कर चुके हैं इस बात की। और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हिंदी में कहाँ स्टैंड करती है, ये एक सवाल मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जबकि सीबीएसई या आईएएस कई तरह के हमारे बोर्ड आ गए हैं और कॉन्वेंट एजुकेशन ज्यादा हाई हो रही है, तो हमारे हिंदी का भविष्य क्या है? पहले हम इस सवाल का जवाब आपसे लेते हैं और उसके बाद आपका गीत सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि जी, एक और सत्र का प्रावधान जरूर करेंगे पिलकेंद्र अरोड़ा जी, हमारा भी मन नहीं भरा और ना ही हम पूरी तरह से बात कर पाए हैं। तो आज का ये ये इसको एक्चुअली हम सत्र 1 नाम देंगे।
और एक और सत्र का प्रावधान करेंगे। ये एक्चुअली जी सर। हरीश भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने मैं एक एक मेरा इंटरव्यू किया था, तो हरीश हुँ, नवल भाई ने, तो फिर उसने कहा कि भाई दर्शकों का हिसाब किताब अभी ठीक से हुआ नहीं है, दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो वो तो ऑर्डर कर, अच्छा। वो तो कहते नहीं है, तो उन्होंने कहा आना अरे वो पड़ेगा। ऑर्डर कर सकते हैं ना, मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन लेकिन जो प्यार भरी प्रार्थना होती है ना, उसमें भी बहुत दम होता है। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहां तक युवा पीढ़ी का सवाल है, हम हिंदी को ज्यादातर इमोशनल एंगल से बात करते हैं हिंदी को लेकर, और साहित्य की तरफ ले जाते हैं। कोई भी बच्चा हिंदी इसलिए नहीं पढ़ेगा क्योंकि हिंदी हमारी किसी अ, साहित्य की लैंग्वेज है या किसी हमारे ग्रंथ की भाषा है, नहीं पढ़ेगा। अगर उसे ये पता है कि हिंदी पढ़ने से मेरी नौकरी लगेगी, मुझे यहाँ ये अवसर मिलेंगे, ये मेरी कमाई होगी, तो वो हिंदी पढ़ेगा। हुँ, और जो पेरेंट्स भी हैं, अब जैसे इंग्लैंड है, 80s के दशक में यहाँ स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी, पर जी। 90 के दशक में टीचर थे, स्टूडेंट नहीं थे। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई हम क्यों टीचर रखें जब कोई पढ़ने के लिए आता ही नहीं। और यहाँ के माँ बाप सोचते थे कि भाई अ, बच्चा अगर जर्मन सीख ले, फ्रेंच सीख ले, तो उसकी जॉब के ज्यादा बेटर चांसेस हो जाएंगे। हिंदी सीख के क्या करेगा, हिंदी तो बोलता ही है। उस चक्कर में एक पूरी जनरेशन हमारी ऐसी हो गई जो हिंदी जिसको आती नहीं थी। हुँ, ये बाद में हिंदी सिनेमा का असर है कि उन्होंने फिर से हिंदी थोड़ी बहुत बोलनी सीख ली। तो हिंदी जो है वो एक बोली के लेवल पे तो पूरे भारत में है, बोली के लेवल पे पूरी दुनिया में है, मगर भाषा के लेवल पे वो तभी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती है अगर उसमें काम होता हो। हम जी। करोड़ों रुपए खर्चते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन पे, हाँ जी, हाँ जी। एक पैसा किसी काम का नहीं होता। हुँ, ये जो जिन लोगों ये को बात। हिंदी आती है उनके लिए एक जमहूरी होती है कि भाई हुँ, आप हिंदी में काम कर रहे हैं, चलो आपको सैर करा लाएं हवाई जहाज पे बिठा के, है ना। तो वो सैर करा के ले आते हैं। और आप सोचिए हिंदी भारत में कैसी है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम अमेरिका में जाके बात कर रहे हैं, या न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, या सूरीनाम में कर रहे हैं, या हम भारत में कर रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। किसी भी विश्व हिंदी सम्मेलन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं दिखाया गया हुँ, जिससे भारत में एलआईसी, बैंक्स, रेलवे, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर वही है ना, रेलवे सबसे बड़ा जी, एम्प्लॉयर है, जी, आर्मी जी, है, जी, जी। बैंक और एलआईसी है। तो हुँ, भाई अगर ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम और हुँ, लीगल काम हुँ। हिंदी में कर सकें, क्या ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? राइट, राइट। हम हिंदी के साहित्यकारों को बुलाते हैं हिंदी सम्मेलन में, हुँ, उससे क्या होता है? बिल्कुल। क्या उनका लेखन बेटर हो जाता है? ऐसा होता नहीं है। अगर उसकी जगह हम बड़ी-बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स को बुलाएँ वहाँ हुँ, और उनको दिखाएँ कि देखिए, आज आप अपने काम से दूर मॉरिशस में बैठे हैं, हुँ, ठंडे मन से देखिए हिंदी में हम क्या कुछ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जी, जी सर, हरीश नवल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तभी होगा जब पीपल हू मैटर, हुँ, जब उनको हिंदी का महत्व समझ में आएगा, वो हिंदी की इज़्ज़त करेंगे, तो हिंदी स्थापित होगी। बिल्कुल। वरना आप बहुत अच्छी। बताइए कि कैसे स्थापित होगी?
तो अगर हम चाहते हैं तो हमें इस तरह काम करना होगा। हमें हिंदी को लेके एपोलोजेटिक नहीं होना। राइट, ये बड़ी बात है सर, एपोलोजेटिक इस एक ना शुरू में बहुत बड़ी बात है। ये है। बहुत अच्छा सर, आपने जो भी बातचीत हमने की सबका जो जवाब हमें मिला बिल्कुल बेबाकी से और बड़े क्लियर हार्टेड आपने सही जवाब दिए सारे। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी सही है कह रहे हैं और हरीश नवल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी लगातार जुड़े हुए। नहीं पिलकेंद्र अरोड़ा जी, हम सप्लीमेंट्री तो नहीं कह सकते, आप स्कॉलर हैं और अगली बार फिर से स्कॉलर होंगे, हम दूसरा सत्र तो करेंगे ही। तो चलिए सर, हम आपसे एक चलते चलते गीत सुनते हैं और उसके बाद एक अगले सत्र का वादा आपसे लेते हैं, अभी नहीं कुछ एक दिनों बाद, उसके बाद आप। एक मेरी बड़ी पुरानी सी गजल है, उसके कुछ शेर सुना जी, देता हूँ। इरशाद इरशाद। तुम रूठ कर के मेरे जब यार चले आए, तुम रूठ कर के मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, तुम रूठ कर के मेरे। क्या बात। हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, तूफान बपा करके, तूफान बपा करके बेकार चले आए, तुम क्या बात। रूठ करके मेरे। वाह, हम फिर भी दुआ गो हैं, यार अब यूं करम कीजो, हम फिर भी दुआ गो हैं, यार अब यूं करम कीजो, के यार मेरा देने, के यार मेरा देने दीदार चले आए, के क्या बात, क्या यार बात। मेरा देने। आखिरी शेर है। इरशाद आता हो सर। की तशनगी का ही कुछ इलाज होगा, तशनगी प्यास को कहते हैं, जी, आंखों की तशनगी का ही कुछ इलाज होगा, बेशक वो मुझसे करने, बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए, बेशक वाह, वो वाह, वाह। करने तकरार चले आए, तुम रूठ करके मेरे। क्या बात, क्या बात। वाकई ही एक सत्र और करना पड़ेगा। एक गजल से क्या होगा हमारा, गजल गीत मुक्तक संग हम सभी सुनने वाले हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया पिलकेंद्र अरोड़ा जी और हरीश नवल सर, आपका स्नेही और आपका मुझे टिप्पणी मिली उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ बहुत बहुत। आपकी ये सब बातें मेरे लिए तो मायने रखती हैं। और अभी 1.5 घंटा तक आप देखिए 50, 55, 60 लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ये आपका, यही आपका मेरे को लगता है सम्मान है, यही आपके लिए तगमा है, यही आपके लिए इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी और कोई लिस्ट नहीं हो सकती। ये मैं मानती हूँ। कुछ बात तो है आखिर इस नन्हे से दिए में, कुछ बात तो है आखिर इस नन्हे से दिए में, जो चांद तारे इसकी ताजीम कर रहे हैं, जो चांद तारे इसकी ताजीम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया।
और जाकिर जुबेरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हरीश नवल सर, लक्ष्मी वाजपेयी सर, बिल्किर अरोड़ा जी, खुश चतुर्वेदी जी, भूदत्त शर्मा जी, अन्नदा पाटिल जी, जितने भी लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे और जितने भी लोग कुछ सेकंड्स के लिए जुड़े और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को बाद में सुनेंगे, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबका सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से और बहुत सरलता से आपने से बातचीत की और मेरे मन का जो डर था वो कहीं छुप ही गया था आपसे बातचीत करते हुए। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी सरलता है। आपको नमस्कार करती हूँ, शुभ बहुत बहुत रात्रि, शुक्रिया। जय सभी माता, मित्रों का जय बहुत हिंद। बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग इतनी देर तक जुड़े रहे और रिएक्शंस भी मिलते रहे और जकिया जी ने भी लास्ट में कुछ लिख दिया तो बड़ा अच्छा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकात होगी फिर से, मुझे उम्मीद है। फिर से बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत।